कि हिंदुस्तान के अंदर 4.5 लाख मदरसे हैं करीब, और 7.5 लाख मस्जिदें हैं, और करीबन 3 से 4 लाख उलमा इकराम। अब आपको हमने कभी नहीं देखा कि आप किसी आश्रम में घुस गए हो माइक लेकर। मैंने नहीं तो राम मंदिर में चंदा दिया। मेरे पूरे मुसलमान भाई अगर चंदा देते हैं तो मस्जिद और मदरसे में देते हैं, न कि किसी आश्रम और मंदिर में। इसलिए मुझे समस्या उनसे बिल्कुल नहीं है। जो वहां चंदा दे रहे हैं उनके गबन को वो देखे, मुझे उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा। मदरसा बच्चों का भविष्य तय करता है। कोई भी मदरसा और स्कूल वो बच्चों का, अच्छे नागरिकों का निर्माण करता है। बिल्कुल। तो क्या कोई भी खोल देगा? और मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना असजद कासमी साहब। बात हम क्योंकि मदरसे से जुड़े हुए हैं, मदरसे से फारिग हैं, और मेरी भी जो मुहिम है समय समय पर जो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, मैं भी कहीं ना कहीं मदरसों के इर्द गिर्द घूमता हूँ। वैसे तो मैं केवल मदरसे के इर्द गिर्द नहीं घूमता, लेकिन जो मदरसे से जुड़े हुए लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि मुस्तफ़ा चौधरी को सिर्फ और सिर्फ मदरसे दिखते हैं, जबकि रियलिटी ये नहीं है। अगर मेरी यूट्यूब आईडी खंगालेंगे आप तो करीब 2% मदरसे पर वीडियो मिलेंगे, लेकिन वो फोबिया होता है कि भाई शायद मुस्तफ़ा चौधरी है, मदरसे पर ही बात करते हैं। तो खैर बहुत सारे सवालात हैं, कमेंट्स बहुत सारे लोग करते हैं, उलेमा लोग करते हैं, नदवी करते हैं और कासमी। बाकी लोगों पर मैं ध्यान भी नहीं देता। सिर्फ दाढ़ी और टोपी लगा लेने से कोई आलिम फाजिल नहीं बन जाता। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ कासमी लोगों की। और नदवी नदवतुल उलूम लखनऊ के अंदर मदरसा है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा मदरसा है। तो इन दो लोगों की मैं काफी इज्जत करता हूँ, बाकी की भी करता हूँ, लेकिन ज्यादा इन लोगों की करता हूँ। मैं एक रिस्पेक्ट देता हूँ और मानता हूँ कि हाँ ये लोग पढ़े लिखे हैं, और मैं चाहता था कि कभी बैठें और मदरसे पर जो सवालात हैं उन पर डिस्कस करें। खैर मौलाना असजद कासमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पहले तो मौलाना का मैं परिचय दूं, सहारनपुर से ही हैं, और मौलाना के साथ साथ ग्रेजुएट भी हैं, जामिया से शायद ग्रेजुएशन किया है, और काफी एक्टिव सोशल मीडिया पर हैं, और मुलाकात भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही हुई है। काफी वाद विवाद भी होते हैं, लेकिन मेरा मानना है और आपका भी यही मानना होना चाहिए, वाद विवाद हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और जो अक्सर मुझे देखने वाले लोग हैं जो मदरसे पर मेरी वीडियो देख करके मेरे साथ मतभेद की बात करते हैं और इस हद तक गुजर जाते हैं कि मुझे इस्लाम से खारिज कर देते हैं, वे लोग जो नदवी नहीं है, कासमी नहीं है, सिर्फ दाढ़ी और टोपी। और बहुत से ऐसे भी लोग जो वजू के फराइज नहीं जानते, सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, वो भी फतवा जारी कर देते हैं। खैर उन पर तो क्या जाए, मैं कासमी साहब के साथ बैठा हूँ। कासमी साहब पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारा धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाला। शुक्रिया सर, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया। आप भी मेरे वीडियोज तो देखते ही होंगे, और मदरसे पर भी वीडियो आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मदरसे पर ही आती है। मैं बाकी भी सामाजिक मुद्दों को, चाहे वो रूलिंग पार्टी की इस समय जो सत्तारूढ़ पार्टी है और एक समुदाय विशेष को टारगेट करती हैं, उस पर भी मैं खुल करके बोलता हूँ। बावजूद इसके मुझे आरएसएस से और बीजेपी से भी लोग जोड़ते हैं। खैर आपका क्या नजरिया है क्या नहीं वो आप जाने। तो मैं आप क्योंकि मदरसे से निकले हुए, मदरसों पर ये इल्जाम भी लगता है कि मदरसे आतंकवाद का अड्डा है। ये मेरा मानना नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, लेकिन ये लोगों के सवालात हैं। और एक शब्द मदरसा छाप, मैं भी शब्द को इस्तेमाल कर लेता हूं, लेकिन सभी के लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो बिला वजह फालतू की मेरे साथ मुझे हर्ट करने की कोशिश करते हैं। और उनको मैं साबित भी करता हूं कि मैं लोग जो जिस मुद्दे पर बहस करते हैं वो फेल होते हैं। तो मदरसे के रूप में, मदरसे का परिचय, आतंकवाद का अड्डा, मदरसा छाप, ये सब आप किस रूप में मदरसे का अगर परिचय देंगे दर्शकों को? जी शुक्रिया साहब, मुस्तफा भाई। सबसे पहले तो मैं आपको मदरसा जो लफ्ज है, मदरसा वर्ड है, ये अरबी का लफ्ज है मदरसा।
जैसे हमारे यहाँ स्कूल, पाठशाला, विद्यालय, यही मदरसा है। मदरसे में एक तालीम दी जाती है, कुरान की तालीम दी जाती है। हालांकि मेरी खुद पढ़ाई, जैसे आपने मेरा परिचय भी दिया, मदरसे से हुई है। मैं कैसे कह दूं कि मदरसे आतंकवाद के अड्डे हैं। मेरा एडमिशन 99 यहाँ गढ़ी दौलत कांधले के पास एक मदरसा है, हजरत मौलाना मोहम्मद आकिल साहब दामद बरकातुहू का, बदरुल उलूम, वहां से हुई है A to Z। आफ्टर दैट मैं दारुल चला गया था। तो मुझे याद है 99 में मेरी उम्र करीब 10-11 साल थी। अच्छा। तो वहां पे 26 जनवरी का या शायद 15 अगस्त का एक प्रोग्राम हो रहा था। तो हजरत मौलाना मोहम्मद आकिल साहब, उन्होंने खड़े होकर कहा, बहुत सारे मजमे में तिरंगा झंडा उनके सर पे लहराया हुआ था कि हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, वतन से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत करना ईमान का आधा हिस्सा है। यानी कि अगर आप अपने वतन से मोहब्बत नहीं करोगे तो आपका ईमान पूरा नहीं होगा। रही बात मदरसों की, मदरसे आतंकवाद का अड्डा नहीं है। मदरसे इस मुल्क की आजादी का अड्डा है। आप जिस सरजमीन पे बैठे हुए हैं, यहाँ नानोता की सरजमीन पे हजरत मौलाना मुनीर नानोतवी, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी, हजरत मौलाना शहीद अहमद गंगोही, जिनका गंगो मदरसा है, और हजरत थानवी के शागिर्द, वो भी जंग आजादी में हिस्सा लिया उन्होंने भी। ये सब मदरसों से ही निकले हुए थे। और वो रेशमी रुमाल की तहरीक मौलाना मदनी ने जो चलाई थी, वो भी मदरसे से ही चली थी। तो मैं कैसे मान लूं मदरसा आतंकवाद का अड्डा है? तो ये जो बातें आपने बताई मदरसों के एतबार से कि मदरसों का क्या योगदान है, मैं डिनाई नहीं करता। ये मैंने भी पढ़ा है इनके बारे में कि मदरसे आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाते रहे हमारे उलेमा। लेकिन बाकी लोगों को आप बताने में नाकामयाब रहे, मदरसे वाले लोग। ऐसा क्या हुआ कि बाकी लोगों को आप बता नहीं पाए या बाकी लोग मान नहीं पाए? ये कहाँ चूक हुई? सर एक्चुअली ऐसा है, मुझे आप ये बताओ, आप मदरसे पे वीडियो बनाते हैं, आप ये बताओ कोई इदारा है, कोई महकमा ऐसा बताओ मुझे हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में जिसमें खामी ना हो। कोई ना कोई छोटी मोटी खामी रहती है, तो सब में है। मैं मानता हूं खामियां हैं मदरसा में, लेकिन आप उनकी खामियों से ज्यादा आप उनकी अच्छाइयां दिखाइए। मैंने आपके वीडियो, किसने दिखानी पड़ेगी? आप खुद दिखाएंगे ना। बुराइयां आप दिखा रहे हैं, आप अच्छाइयां दूसरों पर नहीं थोप सकते। क्या आपके बारे में कोई दूसरा ही आपके बारे में क्यों बताए? आप क्या हैं ये तो आपने दिखाना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल, हम तो दिखा रहे हैं, हम तो उसको डिलीवर कर रहे हैं लोगों में। आप ये देखिए, आप वो सांगाखेड़े से ताल्लुक रखते हैं। सांगाखेड़े में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े आलिम हैं और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आप ये मुझे बताइए, मदरसे के अंदर कोरोना से बाद में अगर लगाएंगे आप 2% बच्चे जाते हैं। कोरोना से पहले ये तादाद 2.5 से 3% थी। आपके गांव में बहुत सारे हैं बच्चे हैं, मुझे एक भी, इल्ला माशाल्लाह मैं नहीं कहूंगा, एक भी बच्चा बताइए जो मदरसे से फारिग हो और वो नशे का आदी हो। एक भी बच्चा ऐसा बताइए जो समाज में जो है जहर बोलता हो या कुछ इस तरह की बात करता हो, समाज के खिलाफ बात करता हो, जैसे आजकल आप हर जगह देख रहे हैं सोशल वीडियो पे। एक भी बच्चा ऐसा बताइए जो रिश्तों को नहीं निभाता हो। अगर आप औरों के मुकाबले देखेंगे, तलाक का मुद्दा भी इनमें सबसे कम मिलेगा मदरसे से पढ़े लिखे लोगों को। ये आप कह रहे हैं कोई ऑथेंटिक सिर्फ कह देने मात्र से कुछ नहीं होगा, कोई ऑथेंटिक है। मैं ऑथेंटिक आंकड़ा बता रहा हूं आपको, 99%, 1% छोड़ रहा हूं सिर्फ, 99% ऐसे हैं। रही बात आपकी, आपने, चलो मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन आप क्योंकि आप बता रहे हैं तो सवाल तो लाजिमी बना। आपने कहा मदरसे से निकले हुए नहीं तो यानी कि हेट स्पीच देते, नफरत फैलाते। जी जी। और नहीं तलाक वाले मसले ज्यादा हैं, और नहीं मतलब एक तरह से बिल्कुल पाक साफ वहां से निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, औरों के मुकाबले एक ये भी बोला जाता है कि भाई आत्महत्या
और उसमें मदरसे भी से निकलने वाला बंदा कोई आत्महत्या भी नहीं करता। वो हराम बताया ना इस्लाम। मदरसे में जब बच्चा छोटा होता है उसके दिमाग में बिठा दिया जाता है। मैंने क्या कहा आपको, जैसे मेरे दिमाग में बचपन से ही सेट हो गया था कि अपने वतन से मोहब्बत करना ईमान का आधा हिस्सा है, ऐसे ही मदरसे में ये भी सिखा दिया जाता है कि हराम मौत, ये खुदकुशी बोलते हैं लेकिन जो होती है। हाँ, जिसे इंग्लिश में सुसाइड बोलते हैं, होती है कि हराम है। अभी मैं ताजा आंकड़ा बता दूं, क्योंकि ऑथेंटिक आंकड़े आपके पास नहीं होंगे, मेरे पास भी नहीं है कि मदरसे से पढ़े लिखे कितनों ने सुसाइड किया और बाकी ने कितना किया, लेकिन अभी एक इमाम साहब ने सुसाइड किया है। हाँ, वो अभी दो दिन पहले की घटना है। और मैं एक और बता दूं मैं, क्योंकि मेरे पास आंकड़े नहीं है, हो सकता है जो आप बोल रहे हैं वो सही हो, बिल्कुल, क्या मदरसे से निकले लोग सुसाइड ना करते हो, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी, एक तो केस अभी आपने भी, हाँ बिल्कुल है, मेरा गांव है सांगा ठेडा, जी जानता हूँ। और मेरी ही याद में एक आलिम ने सुसाइड किया, और एक अभी 2 महीने पहले एक हाफिज ने सुसाइड किया। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? 37-38। 38 साल के आपके कैरियर में, 38 से मान लो आप बालिग 15 में तो हो गए होंगे, 15 कम कर दो, इतने साल की उम्र में आप 2 इंसिडेंट बता रहे मुझे, तो परसेंटेज क्या आया? परसेंटेज में बता तो रहा हूँ। हाँ ये तो मैंने हाफिज और आलिम गिनाए आपसे जी। बाकी तो बात एक मिनट, हाफिज और आलिम से अलग भी कोई सुसाइड का आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है मेरे गांव में। अच्छा, तो फिर प्रतिशत कैसे निकालेंगे आप? बात ये हुई ना कि मदरसे से निकलने लोग सुसाइड नहीं करते, आपने कहा, मैंने भी ज्यादातर, और मैंने 99%। मैंने आपसे बताया कि मेरे ही गांव में एक आलिम ने और एक हाफिज ने सुसाइड किया। ठीक, बाकी जो आलिम नहीं थे, हाफिज नहीं थे, जो बिल्कुल जाहिल थे, उन्होंने भी कोई ऐसा नहीं कि बाढ़ आई हुई है सुसाइड की, किसी एक आदमी ने कर लिया होगा। नहीं, आपके आपके यहाँ तो इलाके में असल में परसेंटेज जो निकलता है ना, अब देखो, मैंने आपसे कहा कि मदरसे के अंदर 2% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जहां के आप बात कर रहे हैं ना, जिस गांव की या जिस एरिया की, वहां 2% नहीं, वहां 5 से 5% के आसपास बच्चे हैं इस एरिया में, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, औसत से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, और फिर वहां सुसाइड की संख्या मैंने बता दी आपसे। जी जी जी। अच्छा, दूसरी एक आप ये जो आप कई बार आपने बता लिया कि मदरसे में 2 या 3% लोग पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं जी, और जहां तक मुझे याद है 1866 में दारुल उलूम की स्थापना हुई होगी। जी बिल्कुल, 150 पौने 200 साल हो गए। मदरसे भी काफी हैं भारत के अंदर। मैं थोड़ा सा, एक ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं है लेकिन किसी ने निकाला है, बंगाल के एक मौलाना है, मौलाना अबू तालिब रहमानी, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मतलब मेंबर हैं, बड़े ओहदे पे हैं, जैसे ओवैसी साहब है और मौलाना उमेर, उनका आंकड़ा है ये। मैं तो ऑथेंटिक ही मानूंगा इसके, कि हिंदुस्तान के अंदर 4.5 लाख मदरसे हैं करीब, और 7.5 लाख मस्जिदें हैं, और करीबन 3 से 4 लाख उलमाए किराम। अब आप, हाँ, अब बहुत अच्छा किया आपने, मेरा सवाल बड़ा आसान कर दिया आपने मस्जिद मदरसों की लाखों में संख्या बताई, उलेमाओं की भी लाखों में संख्या बताई, और 2% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। तो ये मदरसों की, मस्जिद की, उलेमाओं की ये नाकामयाबी कहेंगे आप या कामयाबी कहेंगे कि इतनी संख्या में मदरसे मस्जिद होने के बाद सिर्फ 2% मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, ये कामयाबी है आप लोगों की या नाकामयाबी? ये आप ये देखिए, ये हमारी कामयाबी है, नाकामी नहीं। तो इसकी वजह सुनो, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, 2% मदरसों में पढ़ते हैं, मस्जिदों में कितने जो सुबह शाम बच्चे जाते हैं, हर गांव में कितनी मस्जिद है? आपके गांव में कितनी है? 10 हैं। 10 मस्जिदों में बच्चे पढ़ने जाते हैं। वो आपने बताना चाहिए ना। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, जो 2% का आंकड़ा, वो 2% ये मदरसा का आंकड़ा। अब मेरा आंकड़ा सुन लो, मेरा तो स्पष्ट क्लियर मानना है कि मस्जिद मदरसों में, मकतब में मुसलमान का 100% बच्चा पढ़ता है। वो अलग बात है कि मदरसों पे बच्चा रुकता नहीं है। वो रुकेगा क्यों? उसका सपना है डॉक्टर बनना, उसका सपना है टीचर बनना, उसका सपना है इंजीनियर बनना, उसका सपना है फौज में जा करके देश सेवा करना, पुलिस में जा करके अपने लोगों की सेवा करना, जो कि आप लोग उनको दे नहीं रहे। तो मैं तो 100% बता रहा हूं, आपने बताया 3% आंकड़ा।
तो ये 3% आंकड़ा आप लोग इसे सफलता मान रहे हैं? मैं बता रहा हूँ लाखों की संख्या में मदरसे, मस्जिद, उलेमा होने के बाद भी बिल्कुल, या तो आप ये कहें कि हम असफल रहे मुस्लिम बच्चों में, विश्वास आप कायम नहीं कर सके या उनको वो नहीं दे सके जो उन बच्चों को चाहिए था। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं पहले तो कि बहुत सारे यूपीएससी तक क्लियर करे हुए मैं मदरसे के बच्चों को आपको आंकड़ा दे जी दो। ठीक है आफ्टर ये। दूसरी बात देखो मदरसे कायम क्यों हुए थे। मदरसे यूपीएससी के लिए या डॉक्टर बनने के लिए या इसलिए मदरसे हमने कायम नहीं किए थे उलमाओं ने। 1857 की जंग आजादी में 57,000 उलमाए कराम जब शहीद हुए थे, जो आप और हम यहाँ बैठे हैं ये उन सबकी देन है, लेकिन उनकी ज्यादा देन है आज हम आजाद हिंद में है। ठीक है, नहीं मैं तो बड़ा सम्मान करता हाँ, हूँ बिल्कुल स्वतंत्रता सेनानियों का। बिल्कुल। और मैं तो मानता हूँ, मैंने आपको गिना दिया। मैं मदरसे की जो हमसे देन है मैं उसको डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। करेंगे क्यों, जब है जो चीज है आप कंफर्म है, मैं जो नहीं है उसको आप भी मानिए। बिल्कुल हाँ, मैं उसको मैं मानू कैसे, मैं आपको तर्क दे रहा हूं, अगर आपको लगे कि मेरे तर्क सही नहीं है तो आप कहिएगा। जब अंग्रेज हरामखोर ने चुन चुन कर एक एक आलिम को फांसी दे दी तो 3-4 दिन जनाजा मुसलमान का सड़ता रहा, क्योंकि उलमाए कराम को खत्म कर दिया। स्पेशल मुसलमान का ही या स्वतंत्रता सेनानी सबका, क्योंकि उनका तो दूसरा था ना टॉपिक, मदरसों का है अभी वो टॉपिक नहीं है आपके साथ। तो जब हम सबको साथ लेके चल, हाँ वो सब साथ लेके चल रहा, उन पे भी बात करेंगे बिल्कुल ठीक। पहले आप तो जब 3-4 दिन तक लाशें सड़ती रही और मस्जिदें वीरान हो गई, मदरसे वीरान हो गए, जब हमारे बड़ों ने ये फैसला लिया था कि हम मदारिस को कायम करेंगे, और मेरी नजर में एक यही संस्था ऐसी है जो अपना काम 90% सही तरीके से कर रही है, सही डिलीवर कर रही है। आप ये बताओ, आपको 5,000 रुपए से 10,000 15,000 रुपए में एकदम आलिम मिल जाता है। आप पैदा होते हैं, किसकी जरूरत पड़ती है आपको? आलिम की जरूरत पड़ती है। जब आप इंतकाल करते हैं तो आलिम की जरूरत पड़ती है। या तो आप इस काबिल बनो कि अपने बाप का जनाजा खुद पढ़ा सको, अपने बाप की तदफीन खुद कर सको, अपने बच्चे का जनाजा खुद पढ़ सको। नहीं हो तो फिर इन आलिमों के पीछे चलना पड़ेगा। आप खुद क्यों नहीं पढ़ते? सुनिए, आप सुनिए, जितना आप मदरसों को कहते हैं, जो भी आपको मैं पर्टिकुलर टारगेट नहीं कर रहा हूं, आपने खुद क्यों नहीं पढ़ा भाई कुरान? मैंने पढ़ा है। तो आप अपने बच्चे, आप अपने वालिद साहब का जनाजा पढ़ा देंगे? बिल्कुल पढ़ा देंगे। आप अपने वालिद साहब को बिल्कुल कर देंगे। चलो आप कर देंगे, आपके अलावा और हाँ, अगर मुसलमान इस काबिल नहीं है जी, अगर मैं जनाजा नहीं पढ़ा सकता और जो बेसिकली इस्लामिक रूल है वो नहीं कर सकता, फॉलो नहीं कर सकता, तो ये भी फिर ये कहीं ना कहीं आक्षेप तो मदरसों पे लगेगा। नहीं, मदरसों पे नहीं लगेगा। दूसरी बात, मदरसों पे इसलिए नहीं लगेगा ना, मदरसा ये बता दो मुझे कि कौन, आपकी उम्र 38 साल बता रहे हैं आप चलो अभी मेरे साथ, आप पढ़ो, मदरसे में एडमिशन में कराऊंगा आपका। आप जब तक आप अपने धर्म की पूरी तालीम नहीं ली। मैंने कब कहा कि मदरसे से मैं निकाला गया? तो मदरसों कौन मना करता है मदरसों में? आपने अभी कहा और ये बड़ी सच बात आपने कही, मैं इसको आपसे पूछने वाला था, लेकिन ये आपने अपने शब्दों में बताया कि आज 5,000 में, हाँ 4,000 में, 10,000 मैक्सिमम 10-15 20 मैक्सिमम मान लो। अगर औसत की मैं बात करूं तो 7,000 रुपए में उलेमा मिल जाता है। ये एक उलेमा की तौहीन नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन इसको आप मदरसों पे या उलमाओं पे नहीं थोप सकते। किस पे थोपेंगे? आप पे थोपेगा, मेरे पे थोपेगा। क्यों? हम क्यों अपने उलमाओं की कदर नहीं कर रहे? हम क्यों उसको 20,000 रुपए नहीं दे रहे? मैं तो चाहता हूं 1 लाख मिले। एक हाफिज का दर्जा क्या है? चमकता सूरज, बिल्कुल, चमकता चांद, बिल्कुल। और अगर देखो एक हाफिज का इतना बड़ा बिल्कुल मर्तबा आप लोगों ने हमें बताया, हमें माना, बिल्कुल, और उसको हम 3,000 में, वो जो अभी एक हाफिज जो सोसाइटी कर्ज की वजह से आप जो अभी बता रहे हैं, कितनी तनख्वाह हो? नहीं, आपकी बात सही है, उसका दर्द महसूस करिए। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ कह देने भर से के आलिम का दर्जा इतना है, कह देने भर से नहीं, तो ये कदर करिए। ये गलती कौम की है ना, उसकी ये गलती हमारी है।
हम क्यों अपने आलिमों को फुल पावर पैसा नहीं देते? अगर इस्लामिक हुकूमत होती है, एक मिनट मैं बता, एक मिनट मेरी पूरे, अगर इस्लामिक हुकूमत होती है ना, तो एक आलिम का दर्जा एक डीएम के बराबर होता है। पाकिस्तान में है ऐसा ही? पाकिस्तान तो मैं गया नहीं कभी ना, वहां इस्लामी हुकूमत है वहां पे, और उनके हालात हद से बदतर हैं। पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, सऊदी में है, कतर में है, यूएई में है। मैं आपको और याद दिला दूं, वहां की शिक्षा पद्धति क्या है, ये वाली मदरसे वाली नहीं है वहां पे। अगर आपने पढ़ा हो, जो मदरसा सिस्टम हमारे यहाँ है ना जी जी भारत में, वहां वो नहीं है। आपको मैं, वहां मदरसे से निकलकर सीधा एडमिनिस्ट्रेशन में जाता है बंदा, जाता है, एक फौजी बनता है, एक वहां का डीएम बन जाता है, वहां का जो शिक्षा पद्धति है उसको पढ़ता है वो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पकड़ा, सही बात कहा है बिल्कुल। अब एक बात बताओ, अब यहाँ हम जिस देश में रह रहे हैं वो इस्लामिक तो है नहीं। इसको इस्लामिक बनाओगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ इस्लामिक तो है नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ। मेरी एक शिकायत आप लोगों की बहुत रहती है, सब आपकी नहीं, मैं फिर वो कहूंगा आप अकेले, आप या मदरसा वालों की नहीं, मुसलमानों की एक शिकायत रहती है कि अगर इस्लामिक कानून होता तो ये होता, इस्लामिक कानून होता ये होता। भारतीय कानून कोई बुरा नहीं है, और भारतीय मैं थोड़ी सी कमियां बताऊंगा। एक, मैं कैमरे पर फिर बोलते हैं कि नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है वो बोल देनी चाहिए। नहीं, आप बोलिए ना, जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। मदरसे के अंदर एक बहुत सारे दूसरे का आरोप लगाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के साथ। आप और जिन पर आरोप लगते हैं और साबित होते हैं और रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, उनको यही मदरसे वाले, यही हमारे मुसलमान बचाते हैं कि सरकार कौन सी है। अब इस्लामिक कानून के हिसाब से एक कुकर्मी की सजा क्या है, बताइए? बिल्कुल, उसको रजम कर देना है, आधा गाड़ो धरती में और पत्थर मार के संसार, रजम उसे ही बोलते हैं, संसार कर। ये इस्लामिक, अगर वो शादीशुदा है तो संसार कर दो, अगर वो शादीशुदा नहीं है तो 100 कोड़े लगाओ। बड़ी सख्त। मेरा सवाल पूरा हो लीजिए, क्योंकि आपने इस्लामिक कानून की बात की। बिल्कुल, भारत का कानून कहता है अगर कोई कुकर्मी है, दुष्कर्मी है, उसको या तो आजीवन कारावास और फांसी तक का उसका प्रावधान है। बिल्कुल। इस मसले पर जब भारत का कानून उम्र कैद की सजा दे रहा है और इस्लामिक कानून उसको शर्मसार करने की इजाजत देता है, इस समय पर आप उसको बचाएंगे या सजा देंगे? मुझे एक मदरसा बताओ, एक मौलाना बताओ जिसने किसी को इस मामले में फांसी हो या सजा हुई हो और किसी ने खड़ा होकर जंतर मंतर पे या कहीं इसके खिलाफ वर्जी करी हो। बात खिलाफ वर्जी करने की ना करने की नहीं है, नहीं, जो कानून है उसको पास लो, जो है हम उसको तो माने। बिल्कुल, कौन नहीं मानना है, लेकिन ये जो आप बात बता रहे हैं ना, ये जो आप बात बता रहे हैं, ये कहना नहीं चाह रहा था ऑन कैमरा। बहुत सारी चीजें मेरे पास वीडियोज हैं, मेरे पास बताऊं? अरे भाई, मेरे पास दर्जनों बच्चों के वीडियोज मौजूद हैं। तुम्हारे पास दर्जनों बच्चों के हैं, सही है, मान गया। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कही थी, जब आप मदरसे के ऊपर आपने बात शुरू करी थी, कि हर महकमे में हर तरह के आदमी हैं। जहां भी मर्द अगर एक जगह है, अगर हॉस्टल में भी है तो वहां भी ये काम होता है, अगर वहां गर्ल्स नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर मुस्तफा गलती कर रहा है, आप गलती ये कहकर नहीं कर सकते कि मुस्तफा भी कर रहा तो मैं भी करूं। नहीं, मैं इसको सेक्रीफाइस नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, ये तो जस्टिफाई हो रहा है। नहीं, आप पर्टिकुलर, अगर दूसरे विभाग में कोई कमियां हैं तो हमें क्यों छेड़ते हो? नहीं, ये मैंने कहा ही नहीं। मैंने कहा कि इसका साथ नहीं, साथ नहीं, मैं कह रहा हूं, मैंने शुरू में ही कहा, मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया था कि हर महकमे में अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, लेकिन उनके खिलाफ बोलना बहुत जरूरी होता है। उनके खिलाफ बोलना जरूरी होता है, लेकिन उसके दोनों, उसको दबाना नहीं चाहिए। उसको दोनों आपका जो प्रॉब्लम है, हमारा किसी को भी अगर आपसे प्रॉब्लम है, देखो अपने आप का फेस करो। आपका प्रॉब्लम ये है कि आप एक पहलू दिखाते हैं। आपको हमने कभी नहीं देखा कि आप किसी आश्रम में घुस गए हो माइक लेके। बड़ी अच्छी बात। आप किसी आश्रम में घुस गए हो माइक लेके, चले गए हो। मंदिर को छोड़ो, मंदिर दूसरी चीज है। नहीं, ये आप नहीं कह रहे, ये बहुत से लोग बोलते हैं, मैं क्लियर कर दूं। किसी स्कूल में गए हो, या सिर्फ कमी आपको मदरसे में? नहीं, मैं बताऊंगा। मैंने पहले भी कहा, मेरी वीडियो सिर्फ 1 या 2% मदरसों पर है और 98% मेरी समाज
सुधार पर ही वीडियो होती है। नहीं वो अच्छी बात है। मैं स्कूलों में लूट, जो खुली लूट चलती है ना, उस पर मेरी वीडियोज मौजूद हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ जो तत्कालीन सरकार कर रही है, उस पर मेरी हर मुद्दे पर वीडियो मिलेंगे। बिल्कुल आप, लेकिन अगर किसी को मदरसे की ही दिखती है तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको ये उनकी प्रॉब्लम है। बिल्कुल हम आपको ये नहीं, हम आपको ये नहीं। दूसरी बात मैं क्लियर कर दूं, क्या आप दूसरी जगह क्यों नहीं जाते? बहुत से लोग बोलते हैं कि आप राम मंदिर में इतना गबन हो गया, आपको दिखता नहीं फला मंदिर आश्रम ये। मैं आपको बता दूं हजरत, मैंने नहीं तो राम मंदिर में चंदा दिया, नहीं मेरी राम मंदिर में आस्था है। जिन लोगों की आस्था है मैं उनकी भी कदर करता हूं, उनकी आस्था उनकी जगह। मेरी आस्था इस्लाम धर्म में है, मेरी आस्था मस्जिद में है, मेरी आस्था एकेश्वरवाद में है, अल्लाह के नबी में है, अल्लाह में है। मैं चंदा और मेरे बाप दादा और मेरे आगे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरी माता, मेरे भाई बहन, मेरा पूरा खानदान, मेरा पूरे रिश्तेदार और मेरे पूरे मुसलमान भाई अगर चंदा देते हैं तो मस्जिद और मदरसे में देते हैं, न कि किसी आश्रम और मंदिर में। इसलिए मुझे समस्या उनसे बिल्कुल नहीं है। जो वहां चंदा दे रहे हैं उनके गबन को वो देखे, मुझे उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा। मुझे नुकसान अगर हो रहा है, मैं मदरसे में चंदा दे रहा हूं और वहां फिर फ्रॉड अगर हो रहा है, आपको याद होगा दुकानें भी तो खुली मदरसों के नाम पर, उनको कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आपने जो कहा, या जितने भी मदरसे हैं सब बिल्कुल दूध के। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, हो गई पूरी बात आपकी। सुनिए, आप सबसे पहले तो आप ये कह रहे हैं कि मैं मदरसे में चंदा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले सब देते हैं भाई। हाँ, सबसे पहले तो आप अपना आपने कहा 3% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन 100% लोग चंदा देते हैं, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो आप पत्रकार, सिर्फ आप जिस ओहदे पे हैं पत्रकार, सिर्फ आप मुसलमानों के लिए। पत्रकार का जो ओहदा है वैसे ही देश में कम बचे हैं जो सही दिखा रहे हैं। आप जमीनी पत्रकार है, इससे इनकार नहीं है। आप सबके पत्रकार हैं, आप हिंदू के भी हैं, मुस्लिम के भी है, सबके मुद्दे उठाते हैं, ठीक है। आप अगर मदरसे के मुद्दे उठा रहे हैं तो उठाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये भी बताइए ना कि मदरसों में से पढ़े लिखे जो नौजवान हैं उन्होंने देश के लिए क्या किया, ठीक है। आप ये वर्तमान में क्या कर रहे हैं? हाँ, वर्तमान की बता रहा हूँ मैं आपको। आप जंग आजादी में बिल्कुल छोड़ दो, उलेमाओं का योगदान है, उसको इनकार नहीं कर सकता। जंग आजादी की छोड़ दो। वर्तमान मदरसे से निकला हुआ बच्चा किस फील्ड, क्या वो फौज में देश सेवा करेगा, यूपी पुलिस में देश सेवा करेगा, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, कौन सी सेवा ठीक है, मैं बता रहा हूँ। कोई मदरसा किसी को नहीं रोकता। मैंने आपको बताया ना, मैंने दारुल देवबंद से फरागत हासिल की थी। मैं भी चाहता तो मैं भी मस्जिद में मदरसे में तालीम हासिल, वो पढ़ाने लग जाता है, पढ़ने लग जाता। मैंने ग्रेजुएशन करा है। बुराई है मदरसे में पढ़ाने से? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आपने क्यों नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया है मैंने आपको बताया ना, यहाँ नानोता में मौलाना याकूब साहब नानोतवी का ये मदरसा है, यहाँ पे मैंने स्कूल चलाया है। मैंने मदरसे के बच्चों को शिक्षा दी है, मैंने दिल्ली में पढ़ाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है मदरसे से पढ़ा लिखा उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी है। जिस बच्चे ना हिफ्ज कर लिया ना, 30 पारे सीने में रख लिए, उसके लिए IAS IPS बिल्कुल वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। जो एक 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा हिफ्ज कर लेता है, तो लेकिन मुस्लिम बच्चों का जहन बहुत अच्छा है। इससे बिल्कुल आपका मुद्दा सही है। तो कोई भी मदरसा नहीं रोकता आगे पढ़ाई करने से। एक्चुअली क्या होता है कि या तो पूंजी इतनी नहीं होती या बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता कि वो आगे चले जाए, ठीक है। रही बात नदवे से पढ़े लिखे बच्चे, दारुल से पढ़े लिखे बच्चे ग्रेजुएशन जामिया से करते हैं और अच्छी पोस्ट पे जाते हैं। जो आपको ट्रांसलेटर मिलेंगे ना बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिल्ली के अंदर, वो सब मदरसों से पढ़े लिखे मिलेंगे। बड़ी बड़ी जो बाहर की कंपनी है विदेश की, सब मदरसों से पढ़े लिखे मिलेंगे। मैं आपको नाम बता दूंगा और डिटेल दूंगा। दारुल से पढ़े हुए, दारुल से पढ़ा हुआ लड़का क्या नाम है, मेरे पास उसका सारी डिटेल है, मैं आपको बता दूंगा। UPSC का एग्जाम क्लियर किया। नहीं, वो UPSC तैयारी कहाँ उसने की और किस बेस पे की? मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो दारुल में पढ़े, लेकिन उसके बाद फिर UPSC में कितना अगर वो गए तो फिर उन्हें कौन सा, उन्होंने ग्रेजुएशन करा जामिया से, उर्दू से, और फिर UPSC की तैयारी करी। चलो ये होना चाहिए ना। हाँ, अगर एक मदरसे से पढ़ा लिखा बच्चा +2 करता है, वो आलिम की डिग्री लेता है,
उसको बराबर में इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा +2 का, वो जाए और जामिया से यूपीएससी की तैयारी करे अभी। और जामिया भी तो एक मदरसे वाले ने ही नहीं रखी है जामिया की। आपको पता है 2024 में 100 में से 38 बच्चों का सिलेक्शन जामिया के जरिए यूपीएससी में होता है। टॉप 10 में है टॉप 10 में तो किसका है जामिया? उसकी आप यहाँ आ जाओ, उसकी नींव किस मौलाना ने रखी? एक मिनट, जो बहुत बड़ा देश है हमारा, यहाँ बहुत बड़ा देश है, आप थोड़े से पर खुश होना, मतलब आप नहीं, मैं खुद पर लेता हूँ, थोड़े से पर खुश होना ये अच्छी बात नहीं होती। नहीं, और हाँ, हमें आप ये कह लीजिए हमें और मेहनत करनी चाहिए। और एक आपने जो कहा कि भाई ये जो मदरसे के उस्ताद हैं जो बेचारे सुसाइड तक जा रहे हैं, मानते नहीं 10 किसी कोई दिल्ली वगैरह में तो मिल रहे होंगे, अलग बात है, लेकिन हमारा जो लोकल इलाका है 5, 6, 7 हजार। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। इनको कम से कम सबसे पहले सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। सबसे पहले ये काम अपने यहाँ से शुरू कीजिए। हाँ, मैं बताता हूँ ना कैसे होगा। सुनिए, आप अपनी मस्जिद से शुरू कीजिए। हाँ, मैं बताता हूँ कहाँ मैं तो चाहता हूँ जी, लेकिन वो मेरे और आपके करने से नहीं होगा, सिस्टम से होगा। जी बिल्कुल। मैं ऐसे अनगिनत उलेमा बता दूंगा आपसे जो फॉर्चुनर में घूमते हैं और उनका रोजगार कुछ नहीं है, और मकान बड़ी आलीशान बिल्डिंग है, अच्छे अच्छे जलसों में अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, उनके पास वो धन वो उनका नहीं, वो मुसलमान उनको दे रहे हैं। अगर ये सुधर जाए और ये जो 7-7 हजार रुपए में उलेमा है, अगर इनमें ये तकसीम हो जाए तो कैसा नहीं, ये आपका मुद्दा बिल्कुल जायज है और मैं समझता हूँ ये उठाना चाहिए मुद्दा, और उठाने के लायक है। मैं भी एग्री हूँ कि मदरसे का मोहतमिम स्कॉर्पियो में बड़ी गाड़ी में घूमता है और एक आम साइकिल पे अपने घर जाता है, बाइक पे जाता है। कहा मैं इनकी समस्या से बहुत रूबरू होता हूँ, कसम खुदा के लिए मुझे रोना आता है जब एक मदरसे का मुदर्रिस जो हमारे बच्चों को पढ़ाता है, बहुत सी कारगुजारियां हैं मेरे पास कि भाई 7,000 रुपए तो तनख्वाह है मदरसे में, सुबह अजान पर खड़ा हो जाना और ईसा के बाद तक पढ़ाना 7,000 रुपए में, और फिर तनख्वाह निकालनी आप चंदा भी मांगिए, उसके साथ चंदा भी मंगाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या भाई सैलरी निकाली है? ये बिल्कुल गलत है। कितना उत्पीड़न। अच्छा ये बताइए आप जो मेंबर पर बैठ करके हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं कि ये दीन है, अगर वो ही इतनी गलती कर रहे हैं तो फिर सुधार की जिम्मेदारी एक आम नागरिक पर है, मुझ पर है, आप पर है या उन पर है? बिल्कुल। आपका सवाल मैं जवाब दूंगा। क्या मुसलमान आलिमों से बदजन हो चुका है? आलिमों की एक आवाज पर मैं मानता हूं आज भी गर्दन कटाने के लिए मुसलमान तैयार हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं, मैं सबको नहीं कहूंगा, बहुत फीसदी आलिम खुदगर्ज हो चुके हैं, अपनी हवेलियां, अपनी गाड़ियां, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने में लगे हुए हैं और पिस रहे हैं। आप जैसे होनहार जो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, दीन की अच्छी तालीम दे सकते हैं, वो पिस रहे हैं। तो इसमें आप ये कहकर आप बच नहीं सकते कि ये आपकी कमी है या आवाम की कमी है। अच्छाई सब उनकी, कमी सब आवाम की। मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, आप कह रहे हैं। बिल्कुल आपकी सही बात है। देखो ये जो हमारे दूसरे खलीफा थे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करी उन्होंने, लेकिन सोते थे कह पे, बोरिए पे, कपड़े पैबंद के पहनते थे। तो जब भी तो उन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत कर ली। उन्हीं के अच्छा एक बार कुछ साहबा कराम ने कहा कि अब तो हम बड़े बड़ी फतेह कर चुके हैं, 22 लाख मुरब्बा मील पे हमारी हुकूमत हो चुकी है। हजरत उमर के किस्से बहुत मेरे याद हैं जी, रोनी आती है उनके किस्से सुन करके। अगर किसी बादशाह से मिलने गए और एक ही सवारी थी, आधे कुछ किलोमीटर हजरत उमर बैठते थे, कुछ उनके गुलाम बैठते थे। बिल्कुल। और जब बादशाह से महल में जाने की एंट्री हुई तो नंबर गुलाम का बैठने वो जो आप किस्सा बता रहे हैं ना, आपकी अच्छी याददाश्त है, वो बेसिकली दीन की जानकारी है। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो फतवे झाड़ते हैं। हाँ, नहीं सही बात बता रहे हैं। वो किस्सा है, वो वाकया है जब जिसके लिए आज युद्ध हो रहा फलस्तीन, वो वहां के जो बादशाह थे उन्होंने उनको देख तो ही
सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया था, क्योंकि हालांकि नेक दिल थे ना, दिल ज्यादा साफ था ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अबू असरी जो खजांची की जिनकी चाबी थी, और वो अबू मूसा क्या नाम था उनका, अशारी, वो एक ढेला उनके बच्चे से या पोते से दे दिया था कि यहाँ से निकल गया, कि उसको डांटा था कि मेरी मेरी नस्ल को खराब करना चाह रहे, ये बैतुल माल का माल। जी जी। तो अगर हमारे रहबर मेंबर पर बैठकर तो ये बात करेंगे, और फिर अवाम के साथ तो क्या, जो उनके खास ही हैं, जो उनके मदरसों में और मस्जिदों में पढ़ाते हैं, उनके साथ ये भेदभाव होगा तो असर कहाँ होगा। ठीक है, आप जो आपने सवाल करा वो बीच में रह गया, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, हम दो चीजें होती हैं, एक तो अच्छाई और एक बुराई। अब हम ये देखेंगे कि किस काम में कितनी अच्छाई है और बुराई कितनी है। मान लीजिए उस काम में बुराई है, लेकिन हम उस बुराई का पल्ला पकड़ के ऐसा ना हो कि हमसे अच्छाई भी छूट जाए। हमारे मदरसे काम कर रहे हैं, नहज पे कर रहे हैं, और तबलीगी जमात काम कर रही है। आपने भी सुना होगा कि भाई इसको ये बिगड़ गया, इसको जमात में भेज दो। सुना होगा आपके यहाँ से भी। गया हूं मैं जमात में, आप गए हो तो आप वहां का बताना मुझे अभी इस जवाब के बाद। तो ये होता है। हाँ, मदरसों के अंदर जो आप कह रहे हैं, मान लीजिए जो 1% या 2% कमी नजर आती है, मतलब जमाने के एतबार से उस वक्त टाइम कुछ और था जब मदरसे कायम हुए थे। हालांकि मैं फिर कहूंगा मदरसों ने 90% आज तक 90% अपना पूरा 100% दिया है कौम को। ये बात अलग है कि हम आगे IAS IPS पैदा नहीं कर पाए, समय के अनुसार अपडेट नहीं हो सके। समय के अनुसार, हाँ, ये आप मैं मानना हूं कि समय के अनुसार। एक और जवाब दीजिए जरा, आज के समय मदरसों का निजीकरण हो रहा है। अगर चंदा कौम दे तो निजी संपत्ति बनाने निजीकरण का मतलब मैं समझा नहीं। निजीकरण का मतलब ये है कि सपोज करो, मतलब मैं आप हैं, नहीं मोहतमिन साहब नहीं, आप हैं, और आपने अपनी मर्जी से कुछ जगह ली, आपकी खुद की थी, और उसमें मदरसा कायम कर दिया, और फिर आप ही उसके सर्वे सरवा, पैसा देगी कौम, और उसमें हुक्म कानून चलेगा आपका, और आपके बाद चलेगा आपके बेटे का, और बेटे के बाद चलेगा उसके बेटे का। ये शरीयत के एतबार से क्या जायज? मैं बता रहा हूं आपको, और इनकी संख्या बता दूं मैं आपसे, अपने इलाके में घूम लीजिए, ज्यादा संख्या जो सामूहिक जो संस्थागत मदरसे हैं उनसे कहीं ज्यादा है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। यहाँ खुद जहाँ बैठे हैं नानोता में, यहाँ पे भी है, नहीं हो जाएंगे, हर जगह है, बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन उसका बिल्कुल तरीका है, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। उसका तरीका में अगर जो ऊपर है मदनी साहब है, या इस तरह के जो दारुल वाले हैं, या दारुल इफ्ता जो चलाते हैं, हाँ, जो भी है, दारुल नदवतुल उलमा है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, अगर वो मेरी बात उन तक पहुंच जाए तो मेरे पास एक सोल्यूशन है कि जो भी मदरसे दारुल के नीचे है, मतलब जो दारुल के नीचे चलते हैं, जो नदवतुल उलूम के नीचे चलते हैं, तो जो बरेलवी हजरात के नीचे चलते हैं, उनके सबके पास उनका बायोडाटा होना चाहिए। इसी तरह जैसे हर मस्जिद के पास मोहल्ले वालों को बायोडाटा होना चाहिए कि इस मोहल्ले के अंदर कितने यतीम है, कितनी मिस्कीन है, कितनी बेवाएं हैं, और कितने बच्चे एजुकेशन तालीम हासिल नहीं करते। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ उनके पास होना चाहिए। और नहीं, ये तो ठीक है। मैं आपको थोड़ा दोबारा सवाल पूछो। मदरसा बच्चों का भविष्य तय करता है, कोई भी मदरसा और स्कूल, वो बच्चों का, अच्छे नागरिकों का निर्माण करता है। बिल्कुल। तो क्या कोई भी खोल देगा जिसका रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है? मैं वही कह रहा हूँ, आप पूरी बात, एक अलग बात है कि वो रिकॉर्ड होना चाहिए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, आप अलग ये बात कह रहा हूँ कि कोई भी खोल देगा। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए और ऑथेंटिक होनी चाहिए। मान लीजिए मुझे मदरसा खोलना है तो मुझे परमिशन लेनी चाहिए वहां से, कोई रूल रेगुलेशन होना चाहिए। कोई रूल, आपकी एजुकेशन क्या है, अभी आपका कैरेक्टर क्या है, अभी कुछ रूल रेगुलेशन अभी फिलहाल जमीयत का है रूल रेगुलेशन, लेकिन उनको मान नहीं रहे हैं। लोग नहीं मान रहे, यही लोग नहीं मान रहे हैं जो जिसका आप कह रहे हैं कि उनका कैरेक्टर भी ठीक नहीं है। आलिम होंगे ना भाई, आलिम भी नहीं है बहुत सारी। मैं आपको मिसाल ऐसे दे दूंगा कि
आलिम नहीं है और दाढ़ी टोपी रख ली और वो खोल रहे हैं। नहीं, जब सिस्टम में खामियां होंगी फिर तो कोई भी हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सिस्टम में खामी है, तो दुरुस्त सिस्टम करना को चाहिए ना। बिल्कुल दुरुस्त करना चाहिए। और जो उलमा इकराम हैं, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे रहबर हैं, जो 90% सही है, ये 1% उनको गलत निशान दिखा रहे हैं। आप नहीं, मुझसे इनकी ज्यादा संख्या चलो होगी। 5% होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, 5% चलो, होगी। मुझे मेरा मानना है, दर्शक भी बताएंगे, निजीकरण और जो इस तरह के मदरसों में चल रही, मैं नहीं कहता कि कितने फीसदी आप खुद डिसाइड करिए, क्योंकि मेरे पास तो काफी रिपोर्ट हैं। ठीक है, काफी लेकिन लोग मेरे से राब्ता भी कायम करते हैं कि भाई यहाँ ये यहाँ बिल्कुल है, मैं थोड़े ना सारी जगह बिल्कुल 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 है, लेकिन 99% मदरसों के जो एहतमाम है ना, वो भी बहुत ज्यादा है। आज अगर मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सुन्नत रसूल है, या किसी के भी है टोपी है, तो सिर्फ इन्हीं मदरसों की देन है। नहीं तो हम कन्वर्ट क्या पता कब के हो चुके होते हैं, क्या पता मुर्तद होते, क्या पता कहाँ होते हैं, कौन से दीन में होते, क्या होते। तो ये इस पे भी आप लेकिन थोड़ा सा कोई थाम पा रहे आप 3%। अब ये है ना, ये शुरू का सवाल था और अब तक इसका जवाब हाँ मैं दे रहा हूँ। ये उपलब्धि है या कमजोरी है? मैं बता रहा हूँ, 3% को हम थाम रहे हैं, ठीक है। आप ये बताइए, एक गांव को या एक मस्जिद को कितने आलिम चाहिए? एक ही चाहिएगा ना, एक ही चाहिएगा ना। अगर एक गांव में 3 मस्जिद है तो एक आलिम मिल गया तो 3% में आ गया ना, तो वो उसे कंट्रोल कर रहा है अपने तरीके से। हाँ, और वंशवाद, बिल्कुल वंशवाद के मैं खिलाफ हूं, मैं आपसे इस बात की सहमति हूं। फिर मैं वही बताऊंगा, क्योंकि एक टीचर, एक अध्यापक, एक उस्ताद, एक मदरसे का मौलाना, उस पर बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों का भविष्य निर्माण की। बिल्कुल। सपोज करो आपने नहीं, शरीयत में भी नहीं है वंशवाद का भाई। ठीक है, आप में काबिलियत है और आपके बच्चे में भी काबिलियत होगी, ये जरूरी नहीं है। नहीं। और मैं देख रहा हूँ और इससे आपने एग्री करना ही पड़ेगा। नहीं कर रहा हूँ, करना पड़ेगा। वंशवाद तो 99% हो रहा है, वंशवाद हो रहा है 99%। और ये तर्क देते हैं कि भाई काबिली जब इनका बच्चा था तो इसका मतलब काबिली मोहतमिन साहब के बच्चे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जो पुराने उस्ताद हैं वो काबिल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, पुराने उस्ताद नहीं है। लेकिन अगर एक बात बताओ, आप पत्रकार हो, आपने जो फन चुना है तो आपका इंटरेस्ट होगा, आपको अच्छा लगा होगा। ये मेरा सिर्फ शौक है, मेरा आपका पैसा नहीं है। मैं फिर क्लियर कर दूं आपको, ठीक मेरा है, पैसा दूसरा है, ये मेरा शौक है। ठीक है। और शौक भी मेरा एक जज्बा है। अंधविश्वास के खिलाफ मेरी एक मुहिम है, धर्मांधता के खिलाफ मेरी एक मुहिम है, और धार्मिक ब्लैकमेलिंग के खिलाफ मेरी मुहिम है। और ऐसा नहीं है मैं तना हूं, मैं तना था लेकिन मैं आज तना नहीं हूं। हो सकता है मुझसे गलतियां हुई, शब्दों के चयन में मुझसे गलती होती है। मैं अपने व्यूअर्स से माजरत के साथ कहता हूं, होती है मेरे से बहुत बार गलतियां। और समय समय पर मेरे जो दर्शक हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बड़े हैं, वो मुझे सलाह भी देते हैं और मैं उनको मानता भी हूं। और मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं जिस दिन मैंने ये मुहिम स्टार्ट की थी मैं तना था, और आज मुझे ऐसा लगता है अगर मुझे लोग देखते हैं, करीब 50 लाख लोग मुझे एक महीने में देखते हैं 28 दिन में, तो 90% लोग मेरे से एग्री करते हैं। कुछ खामियां होती हैं तो मैं उनको सुधारने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, शब्दों के चयन में मुझसे गलती हो जाती है बहुत बार, उसके लिए मैं अपने दर्शकों से माजरत भी चाहूंगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अगर कोई डॉक्टर है तो अगर वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाह रहा है तो उसमें क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंजीनियर है तो इंजीनियर बनाना चाह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक मोहतमिम है हाँ, और उसका बच्चा काबिल है, ना काबिल को नहीं कह रहा हूँ, ना काबिल में मैं आपके तो साथ, मैंने कह दिया अगर काबिल है तो चलेगा, लेकिन क्या सभी मदरसों के मोहतमिम के बच्चे काबिल होंगे? नहीं, ये तो संभव नहीं है। नहीं, संभव नहीं और है भी नहीं। और एक मैं उदाहरण दे दूं, मेरे ही बराबर का एक मदरसा है, मेरे गांव के बराबर के गांव का पुराना मदरसा है, करीब 40-50 साल पुराना। आप शो ऑन करिए ना जब पीरमाजरा गांव का एक मदरसा, ठीक है। और तरक्की वरक्की कुछ है नहीं। जो मोहतमिन साहब हैं दिन भर तावीज गढ़ते हैं, दूसरे नंबर के जो उस्ताद हैं वो पूरा दिन तावीज गढ़ते हैं।
बच्चों की शिक्षा किस तरफ जा रही होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आपको ताज्जुब होगा, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, सच बात बता रहा हूं, आप कंफर्म कर सकते हैं। दोनों के बच्चे भी मदरसे में आप बतौर अध्यापक बतौर उस्ताद सेलेक्ट हो चुके हैं और बिल्कुल नाकारा, अच्छा, जिनके अंदर कोई सलाहियत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। गांव के लोग बताएंगे, नहीं है, मुझे पता है, मैं जानता अब मुसलमान किस स्थिति में जाएंगे ये कह देना कि सरकार, हाई सरकार, ये काम बनने वाला नहीं है। नहीं। सरकार की अपनी कमियों को आप सरकार पर नहीं थोप सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं सोच सकते जी, आप बिल्कुल सही, आपका मुद्दा बिल्कुल जायज है, लेकिन इसके बरअक्स दूसरा पहलू भी है। और ये चलो ये वैसे लंबा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में ये भी बता दीजिए, ये जो तावीज का धंधा भी जुड़ गया और मदरसे से, नहीं, गलत है बिल्कुल, ये ठीक इस्लाम है। में शिर्क है, तावीज हराम है इस्लाम में। तो फिर आप सुनिए, देखिए आप कासमी हैं, मैं बड़ी इज्जत और क्योंकि एक आपकी मान्यता है, मैं मान, अगर कासमी की भी मान्यता नहीं है तो फिर किसकी होगी दुनिया में। तो आप कासमी साहब हैं, आप कह रहे हैं कि शिर्क है तावीज देना, बिल्कुल, और ये देने वाले कौन है? मैं बता रहा हूं, देखो अगर आप तावीज को इस हिसाब से दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई ये तावीज तुम्हारी ये फला काम बना देगा और उसका आप उजरत ले रहे हैं, तो ये हराम है। ऐसा ही चल रहा है। अगर आप एक और अजीब बात, क्योंकि मेरे लिए एक भूत सवार रहता है, तो हम 3 दोस्त बैठे हुए थे और उनमें एक दोस्त उनसे मुतासिर था, उन तबीज करने वालों से। मैं उसी पीर माजरा की बात बता रहा हूँ कि नहीं होता है, और हम उसके पास लेकर के गए, उसकी वाइफ में वो कमियां निकाली थी उन लोगों ने कि काला जादू और खबीस इल्म, नहीं, जबकि कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं घरों में होता। झगड़े कराने का कारण बन रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि तावीज गंडे ये कुछ नहीं होते, इनके हिसाब में कोई ना आए, इनके चक्कर में ये घरों को बर्बाद करने का तरीका चलो आपने तो कह दिया, अच्छी बात है, लेकिन नहीं, हर पढ़ा लिखा आदमी कहेगा। लेकिन आप ये भी मानते होंगे देते हैं लोग, देते हैं, मैं मानता हूं बिल्कुल, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी। तो फिर मैं फिर लौट कर वहीं आऊंगा। हाँ, कि जो आपने कह दिया था ना कि ये आप लोगों की कमियां हैं, ये जनता की कमियां हैं, ये कमियां जनता की नहीं है। कौन से वाली जनता की कमी? उसमें कहा कि एक आलिम को आप तनख्वाह कम वो क्यों मैंने देते हो? बताया ना कि एक आलिम जो है फॉर्चूनर में घूम रहा है, हाँ हाँ, वो ठीक है। तनख्वाह वो खा रहा है, हम, मैं तो नहीं खा रहा ना, आप नहीं खा रहे ना। नहीं नहीं, हमने तो, मुसलमानों ने तो अगर सवाल किया मौलाना ने तो उनकी झोली भरी। अब वो फॉर्चूनर में घूमे, बिल्डिंगें ठोके, या उस्ताद को दे, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा ना। देखिए मुस्तफा भाई, पैसा लेके तावीज देना शिर्क है, हराम। तावीज आपने अगर कभी आपने इत्तेफाक पढ़ा हो या आपकी सादत नसीब हुई, हजरत मौलाना कामिल साहब नव्वरल्लाहु ये मैं मिला हूं उनसे, मिले, वो भी तावीज देते थे, लेकिन वो कोई पैसा नहीं लेते थे और उनके तावीज में बरकत भी होती थी, असर भी होता था, ठीक है, वो बिरजा इल्ला देते थे। और आप कह रहे हैं वंशवाद। वंशवाद ये बताइए, मौलाना कामिल साहब ने जिस बिरादरी से आप ताल्लुक रखते हैं, मैं रखता हूं, उसके लिए क्या नहीं करा? ये मैं समझता हूँ। आपको यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा, मौलाना कामिल साहब एक ऐसी शख्सियत थी, उनको बिरादरी में समेट कर उनका कद छोटा करना होगा। मैं बता रहा हूं, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। उनकी सेवाएं न सिर्फ बिरादरी के लिए थी, न सिर्फ मुसलमानों के लिए थी, तमाम इंसानियत के लिए उनकी सेवाएं थी। और किसी महापुरुष को एक जाति विशेष में बांधना उस शख्सियत का अपमान होगा और उनका कद छोटा करना होगा। तो साथियों, ये थे मौलाना असजद कासमी साहब, जिनसे आप रूबरू थे। मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो सकते हैं, कुछ कमियां रही होंगी, सुधार किए जा सकते हैं, सरकार ने भी से भी कुछ कमियां रही होंगी, और ना सिर्फ मुसलमानों के लिए सरकार से चूक होती हैं, सभी नागरिक सरकार के अपने ही होते हैं। वोट लेने का फंडा होता है, उसमें किसी एक तबके विशेष को जो है हाशिए पर भी धकेल दिया जाता है बहुत बार, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हाशिए पर को धकेलता है
तो धार्मिक रहबर भी धकेल सकते हैं। धकेला या नहीं धकेला ये आप खुद डिसाइड करिए, मैं कोई प्रतिशत में नहीं बताऊंगा, या मैं ये नहीं थोपूंगा कि भाई हमारे साथ धार्मिक लोगों ने इतना बड़ा फ्रॉड किया है। वो आप खुद सोचिए, मैं आप पर नहीं थोपता। मौलाना असजद कासमी। चोई साहब, मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे, लास्ट सवाल, अगर आप इजाजत। जी बताइए। मेरा सवाल, आप धार्मिक लोगों के कह रहे हैं कि भाई धार्मिक लोग इस तरह या धार्मिक लोगों पे सौंपा, आप ये बताइए आप वोट किसे देते हैं और क्यों देते हैं? तो क्या अगर मुसलमान बच्चे आप कह रहे हैं कि सरकार के कामों से वंचित है या एजुकेशन में कम है, तो क्या इसके जिम्मेदार ये लोग नहीं है जो हमारे पॉलिटिकल लेबर है? बिल्कुल जिम्मेदार। आप ये बताइए, आप गंगो से आते हैं, गंगो में कितने साल हुकूमत करी इन्होंने पॉलिटिकल लेबर? बिल्कुल मैंने वो। तो आप ये बताओ, इन्होंने कोई ITI वगैरह या एजुकेशन हब बनाया? मैं वही बता रहा हूँ, मैं राजनीतिक लोगों की खामियां बता रहा हूँ ऑलरेडी। और क्योंकि हम धार्मिक रहनुमाओं के इशारे पर ही नेताओं को चुनते हैं, ये भी एक नहीं नहीं, ये कोई नहीं, ये भी एक सच्चाई है। ठीक है, आप ना माने वो एक अलग बात है। धार्मिक रहनुमाओं का भी बड़ा रोल होता है राजनेताओं को राजनेता बनाने में। नहीं, और नहीं। मैं आपको फिर मैं दोबारा अगर शुरू करें, जब पार्टीशन हुआ, मौलाना महमूद सैफुल हदीस, मौलाना हुसैन अहमद मदनी जी और मौलाना बाकी लोग भी, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे सब शख्सियत, गांधी जी, सब ने हमें यहाँ पर रोका था और हमारे से वादा किया था कि आपके हक हकूक सुरक्षित रखे जाएंगे और एक ही परिवार राज्यसभा तक सीमित रहा। ये भी पूरा देश मानता है, समझता है। वो धार्मिक ही व्यक्ति थे, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। लेकिन लोग ये सवाल दागने लगे हैं अब, धार्मिक व्यक्ति उनका सम्मान एक अलग जगह, लेकिन जो खामियां चूक हुई है किसी से भी हुई हो, अगर हमारे बाबा दादाओं ने कल कुछ गलतियां की हैं तो आज हम इस पोजीशन में हैं। आज हम कुछ अच्छाइयां या कमियां करेंगे, कल हमारी आने वाली नस्लें हमारे करे को भुगतेंगी। तो यकीनन हमारे बाप दादाओं से जो चूक रही हो या जो अच्छाई रही हो, उनकी बदौलत आज हम यहाँ पर हैं। और आज हम अगर उनमें सुधार नहीं करेंगे बुराइयों में, तो आने वाली हमारी नस्लें भी इससे ज्यादा बदतर हालात बिल्कुल भुगतने के लिए तैयार रहेंगी। और हमें चाहिए, हमें अपने व्यक्तिगत नफा नुकसान को साइड में रख करके जो बंदा सार्वजनिक जीवन जीता है, और क्योंकि हमने मदरसों पर डिस्कस की, एक आलिम जिसने मदरसा चलाया, जो मस्जिद का इमाम है, उसका जीवन सार्वजनिक है, ना कि व्यक्तिगत। अगर सार्वजनिक जीवन जीने वाला कोई व्यक्ति अपना पर्सनल हित देखता है, तो उससे बड़ा गद्दार समाज के लिए, देश के लिए कोई हो नहीं सकता। अच्छे लोग बहुत हैं लेकिन खामोश हैं, बुरे लोग थोड़े हैं लेकिन चिल्लाते हैं, इसलिए बुराई ज्यादा नजर आती है। और बुराइयों को सुधारना, खुद के अंदर की बुराई को सुधारने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ बुराई अपने अंदर की खत्म करनी चाहिए। कहाँ क्या हो रहा है, जिस बुराई से हमारा कोई सरोकार नहीं, जिस बुराई से हमें कोई नुकसान नहीं, हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस बुराई से हमारा नफा नुकसान होता हो, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बहुत से आपको प्रश्न चुभ सकते हैं, मेरे भी या कासमी साहब के। आप अपना सिर्फ सुझाव दे सकते हैं, ना कि बदतमीजी कर सकते हैं। बिल्कुल, आपका सुझाव सर्वोपरि है। और अगली वीडियो में आपके सुझाव का रिजल्ट भी शायद देखने को आपको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतनी लंबी वीडियो सुनने के लिए। और कासमी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आपने इतना समय दिया और आपने अपने स्तर से, अपने बेफाकी से सवालों के जवाब दिए, और आपने सवाल दागे भी। आप कितने मुतमईन मेरे सवाल से हैं ये मुझे नहीं पता। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो।